स्क्रीन शो हो रही है ना क्लास? नो मैम। नहीं मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके ओके। अब स्क्रीन शो हो रही है, विजिबल है? यस मैम। ओके। यस मैम, गुड विजिबल मॉर्निंग है। क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे कौन कौन से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की हम लोगों ने बात करी थी कि उससे पहले हम लोगों ने फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सारी डिस्कशंस किए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बात करी थी कि एक फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि फाइनेंस के जो फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक रूटीन फंक्शंस थे, और हम लोगों ने रूटीन फंक्शंस के साथ साथ हम लोगों ने बात करी थी कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे। तो हम लोगों ने रूटीन फंक्शंस में जो बात करी थी, बात ये करी थी कि जो हमारे यहाँ कैश का पेमेंट होता है, रिसीव होता है, ये रूटीन फंक्शन में आता है। ठीक है। डेली डेली हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने सिक्योरिटीज में, शेयर डिबेंचर्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो कैसा चल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी ग्रोथ शो कर रही है, हमें कौन सी कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना चाहिए। ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे यहाँ कैसी है। बेसिकली जो भी हमारे रूटीन फाइनेंस के फंक्शंस हैं वो हमारी कंपनी में डेली हो रहे होते हैं। यानी डेली हम देखते हैं हमारा रॉ मटेरियल कितना खरीदा गया, पैकेजिंग कितनी हुई, ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ। इन सब में ये वो रूटीन एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हमें किसी मैनेजर से बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, और ये प्रोसेस के तहत स्टार्ट हो जाती है जब हमें पता चलता है ये प्रोजेक्ट आ गया और हमें अब ये रूटीन फंक्शंस को करना है। ठीक है। तो वो सारे फंक्शंस हम लोगों ने रूटीन में किए। फिर दूसरे थे उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कुछ नए चेंजेस होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहले जीएसटी नहीं था, पहले वैट था, तो हम वैट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, पेमेंट्स करते थे, सारी चीजें करते थे। तो जब वैट लागू हो गया तो हमने उसको रूटीन में ले आए कि हमें मंथ के एंड में या इस मंथ को अपना वैट देना है या जो भी चीजें करनी है। फिर जब जीएसटी आया तो हमें पहले एक मैनेजरियल डिसीजन लेना पड़ा, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के हेड में आया वो। फिर उसके बाद वापस से अब जब जीएसटी नॉर्मल हर तरीके के उसके प्रोसेस हम लोगों ने देख लिए तो हमने उसका एक रूटीन सेट कर लिया है। तो हम लोगों ने बात करी, इन सारे फंक्शंस की बात करी। अब वो जो फंक्शंस थे वो फाइनेंस मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, लेकिन उसको करता कौन है? ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको सिक्योरिटीज की भी नॉलेज हो, जिसको कैश के, जिसको ये पता हो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, जिसको हर एक, जिसको इवन सॉफ्टवेयर पे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंट्स वाले उस पे काम करना आता हो। ठीक है। और एक होता है ना फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेने आते हो, यानी अगर फ्यूचर में हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा। तो इस तरह की जितनी चीजें होती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, और क्योंकि फाइनेंस को बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे पास इनिशियल कुछ तो इन्वेस्टमेंट हो तभी तो हम अपना बिजनेस रन करा पाएंगे, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमें सर्विस इंडस्ट्री भी है, सर्विस में हम जाना चाहते हैं, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, तो हमें सॉफ्टवेयर और एक ट्रेंड पर्सन चाहिए होगा। तो वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि हम एक ऐसे पर्सन को लेकर आएंगे जो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हो, जिसको उन स्पेसिफिक चीजों के जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। तो हम लोग यहाँ पे वही सारी बात करेंगे कि इसके लिए जो ऐसा पर्सन कौन होता है और वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह से डील करता है, और इन सारी चीजों में इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना, बहुत हम लोग को लगता भी है कि अरे यार फाइनेंस मैनेजर है और ये बहुत मतलब क्रूशियल काम करता होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ फेलियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टिंग। मेनी फर्म्स हैव failed not because of inefficiency of production, inability in marketing,
और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट फाइनेंस मैनेजर। ठीक, जैसे अगर आप हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, हमारे पास पैसा भी बहुत है, हमारे पास टीम भी बहुत अच्छी है, सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमने फाइनेंस मैनेजर इन एक्सपीरियंस रख लिया है, उसको नॉलेज भी नहीं थी, उसको अच्छे से सॉफ्टवेयर के बारे में भी नहीं पता था, फ्यूचर गोल्स के बारे में भी नहीं पता था, तो ऑब्वियसली हम फेल होंगे ही होंगे। ठीक, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो भी फाइनेंस मैनेजर हो वो केपेबल हो। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनेंस ठीक तरीके से एलोकेट नहीं किया गया, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका बहुत ज्यादा पार्ट हमारी एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज होती हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वही उनकी यूएसपी भी बनी हुई है कि वो जैसे एडवर्टाइज करते हैं लोग वैसे उनका प्रोडक्ट्स भी परचेज करते हैं। तो ये इसके लिए फाइनेंस मैनेजर ही तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर फाइनेंस मैनेजर नहीं बताएगा कि भाई हमारे लिए हमारी यूएसपी हमारी एडवर्टीजमेंट है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग देखते होंगे ना कि पेप्सी का जब भी एडवर्टीजमेंट आता है, आप देखते हो हमेशा उनके पास एक नया स्लोगन रहता है या नई टैगलाइन रहती है, जैसे स्वैग वाला अभी चल रहा है। ठीक है, तो हर बार ये क्या करते हैं, आईपीएल आ रहे होते हैं या कुछ आ रहा होता है, जब भी ये मतलब विंटर्स के बाद समर से पहले जब ये स्टार्ट करते हैं कैंपेनिंग करना और सब करना, तो हर बार इनके पास एक नया स्लोगन होता है, एक नई सेलिब्रिटी होती है और एक नई टैगलाइन होती है। तो बेसिकली ये लोग उस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इनके लिए एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग। क्योंकि हम लोग अभी भी देखते हैं कि अगर आप गांव गांव में भी या काफी दूर चले जाइए तो वहां पर भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो वो उनकी चैनलाइजिंग बहुत अच्छी है, तो ये इसको स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा हाथ इसमें फाइनेंस मैनेजर को होता है कि वो इन चीजों को प्रिकोर करने के लिए, इन चीजों को करने के लिए उसमें कितना फाइनेंस खर्च होना है, उसके लिए वो चीज क्या इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइनेंस मैनेजर का रोल होता है, उसे पता होता है भी हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होता है और लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये तो हो गई, हम लोगों ने बात करी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक फाइनेंस मैनेजर। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हम लोगों ने बीच में लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजर, और आपको दोनों साइड उनके, एक साइड दिख रहा हो फाइनेंशियल मार्केट और एक साइड आपको दिख रहा है फर्म्स ऑपरेशंस। ठीक, तो यहाँ पर यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। कैसे? यानी फर्म के जितने भी ऑपरेशंस है, यानी फर्म के चाहे वो रूटीन फंक्शंस हो रहे हो या उस फर्म के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो रहे हो, उन फंक्शंस के बीच और जो मार्केट में अभी फाइनेंशियल चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर अभी हम लोग बात करें, अभी जैसे कोविड के टाइम में आप लोग देख रहे हो ना कि जितनी भी ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अभी वो एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि उनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ऐड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऐड कर रही है कि आप मेडिसिन लीजिए, आप वैक्सीनेशन कराइए। तो अभी फोकस उनका एरिया क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना और उसकी अवेलेबिलिटी कराना लोगों को। ठीक, तो ये कौन तय करेगा कि कब हमें किस चीज की जरूरत है, मार्केट में अभी फाइनेंशियल मार्केट हमारी किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट से इंफॉर्मेशन जाती है फाइनेंशियल मैनेजर की तरफ, और फाइनेंशियल मैनेजर उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है, और डिसीजन लेने के बाद वो कहाँ पर जा रहे हैं, फर्म के ऑपरेशंस की तरफ जा रहा है। जो भी फर्म में हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारी फर्म किस तरह की है, जैसे दवा बनाने वाली कंपनी है तो ऑब्वियसली मार्केट में भी जैसे कोविड चल रहा है, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट, फिर हमारे फाइनेंशियल मैनेजर और फिर वो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करा रहा है। फिर आप देख रहे हो फर्म के ऑपरेशन से वापस से एक लाइन जा रही है, एरो जा रहा है,
यानी फर्म के ऑपरेशन से फिर हम देख रहे हैं कि हमें क्या आउटकम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं। और वापस से वो क्या देख रहा है कि हाँ उससे दो एरो निकल रही हैं, आप देख रहे हो ना कि एक तो फाइनेंशियल मैनेजर की तरफ ही वापस आई है, दूसरी फाइनेंशियल मार्केट की तरफ गई है। यानी जो फर्म के ऑपरेशन से क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस ले रहा है और डिसीजंस लेने के साथ साथ उन्हें एग्जीक्यूट करा रहा है फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पे कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल जो मार्केट है वहां से क्या कर रहा है, वो कैश रेज कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजर। और फिर सेकंड आप दिख रहे हो, सेकंड ये जो एरो फाइनेंशियल मैनेजर से फर्म के ऑपरेशन तक गया है, उसमें लिखा है कैश इन्वेस्टेड इन फर्म। यहाँ से कैश एक्वायर किया है, फिर उसने इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंक। ठीक है, बैंक से फाइनेंस मैनेजर ने पैसा लिया और अपनी फर्म के ऑपरेशन में इन्वेस्ट किया। थर्ड है कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन। फिर हमारे पास क्या हुआ, सेलिंग वेलिंग सब हो रही है और हमारा कैश जनरेट हो रहा है, हमारे पास कैश जनरेट हो रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गई। वापस से आ रहा है किसके पास, फाइनेंशियल मैनेजर के पास में। अब वो क्या कर रहा है, उन्होंने दो पॉइंट किए, कैश री इन्वेस्टेड और कैश रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, यानी जब वो डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन ले रहा है जो हमारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने हमारे पे पैसा लगाया था, हम उनको क्या कर रहे हैं, डिविडेंड्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज है, री इन्वेस्टेड, यानी हम बाकी सारा पैसा क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को या और दूसरी चीजों में हम उसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनी का एक्सपेंशन कर रहे हैं और भी चीजें। ठीक है, तो अगर आपके पास आता है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर आता है एग्जाम में, तो प्लीज ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि जो फाइनेंस मैनेजर के हैं उसके चार मेजर रोल्स हैं, चार मेजर काम हैं। ठीक, तो सबसे पहला है और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रेजिंग ऑफ फंड्स। यानी फाइनेंस मैनेजर का, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मार्केटिंग की जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मार्केटिंग में हमें सामान बेचना होता है। उसी तरीके क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, क्या रोल होता है कि उन्हें फंड्स इकट्ठा करने होते हैं। ठीक, तो ये फंड्स कहाँ से इकट्ठा करें, जैसा इसमें लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस it is important to have enough cash and liquidity. It is the responsibility of a financial manager to decide the ratio between debt and equity. It is important to maintain a good balance between equity and debt. ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फाइनेंस मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन होता है, बहुत जरूरी काम होता है कि आप कैश, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैश और उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन रखें। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे भी लॉकडाउन के टाइम में हम लोग अपने घरों में भी देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं अलग अलग तरह की। तो हमारे घर में कैश और लिक्विडिटी कहीं ना कहीं उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस रुका हुआ है, या जो लोग प्राइवेट जॉब में थे उनका जॉब्स रुकी हुई हैं। तो वो कैश और लिक्विडिटी जैसे घर में नहीं बन पाती, सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, हमें कैश की कुछ चीजों के लिए कैश की नीड पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैश और लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है, तो क्या होगा, हमारी जो प्रोसेसेस हैं, जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हमारे हैं या डेली रूटीन वाले जितने भी काम हैं, ऑपरेशंस हैं, वो बेटर तरीके से नहीं चल पाएंगे। तो ये एक इशू होता है। इसलिए जो फाइनेंस मैनेजर का स्टार्टिंग का सबसे बेसिक काम, और ये जो रेजिंग ऑफ फंड्स होता है ना, ये पूरे साल लगातार वो इसके लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने एक बार एक बैंक से ले लिया, ठीक है, ऑब्वियसली फिर हम उसी बैंक में जाके रुक नहीं जाएंगे, हम और भी जो हमारे सोर्सेज हैं उनको तलाशेंगे, सर्च करेंगे कि हमें और कहाँ से कम कॉस्ट पे हमें फंड्स रेज हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ताकि जो भी हमने और इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हमें उन इन्वेस्टमेंट से जितना फंड आ रहा है और जो हमने रेज किए हैं फंड, ठीक है, वो उससे हमारा काम अच्छी तरीके चल सके। फिर सेकंड आता है, सेकंड मेजर रोल है एलोकेशन ऑफ फंड्स। इन फंड्स को एलोकेट कैसे किया जाए, इन फंड्स को यूज कहाँ कहाँ किया जाए। The funds should be allocated in such a manner that they are optimally used. Optimal
वर्ड हम लोग बहुत बार देखते हैं फाइनेंस में यूज होता है, तो बेसिकली एक वर्ड होता है हम लोग जो सुनते हैं मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और एक होता है मिनिमम, कम से कम। यहाँ पर उसके बीच का चाहिए, मतलब ना हमें कम होना पड़ना चाहिए और ना हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो वेस्टेज हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हमारा काम ही ठीक तरीके से नहीं चलेगा। तो हमें इनफ अमाउंट चाहिए, उसे बोलेंगे ऑप्टिमल यूज्ड। इन ऑर्डर टू एलोकेट फंड्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो अच्छे से हमारे फंड्स एलोकेट हो जाएं, इसके लिए हमें ऑप्टिमम फंड्स चाहिए। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं: द साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स ग्रोथ कैपेबिलिटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्म पे भी डिस्कशन किया था कि अगर हमारी फर्म बहुत बड़ी है तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म में हमारे डिवेंचर्स और शेयर्स हो गए, हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स लेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी बड़ी है, आगे अगर इससे काफी टाइम तक हमें ये बिजनेस करना है, ठीक, और हम आराम से ये फंड्स अपने दे सकते हैं। फिर दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हो गए लॉन्ग टर्म। अब दूसरी बात होती है, अगर हमारी फर्म छोटी है तो हम क्या करते हैं, जब छोटी फर्म होती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कि जो फर्म छोटी होती है तो हम बहुत ज्यादा भाई लोन नहीं लेते हैं, हम कोशिश करते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, यानी हमारी कंपनी के जितने भी मेजर मेजर लोग हैं, हम उन्हीं से इंटरनली फंड इकट्ठा कर लेते हैं, उनके शेयर्स के थ्रू फंड इकट्ठा कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें डिबेंचर्स ना लेने पड़े। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं स्टेटस ऑफ एसेट्स, वेदर दे आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एसेट्स कैसी हैं। ठीक, एसेट्स कौन सी है, लॉन्ग टर्म वाली है, शॉर्ट टर्म वाली। शॉर्ट टर्म वाली एसेट्स में हम लोग जितनी भी करंट एसेट्स होते हैं ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल, ये सॉरी बिल्स रिसीवेबल, ये सारी हमारी एसेट्स हो गई करंट वाली। लॉन्ग टर्म वाली हो गई जिसमें बिल्डिंग मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए बड़े। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी हो गई एसेट्स। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो हम फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं, क्या हमारे पास एसेट्स हैं। अगर हमारे पास एसेट्स नहीं है तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करें। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए। ठीक, तो इसके लिए ये ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है मोड बाय विच फंड्स आर रेज्ड। ठीक, अब ये जो हमने एलोकेट किया है ना, हम जब एलोकेट करते हैं अपने फंड्स, हमने पहले इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हमने इन्वेस्ट किए, लगाए। तो जब हम फंड्स लगाते हैं, मान लीजिए हमने नया ब्रांच खोला है, तो जहां पर भी हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वहां से हमें कुछ रिफंड मिले। हम ऐसी किसी जगह अपना फंड इन्वेस्ट नहीं करते जहां पर से हमें कोई रिफंड ही ना मिले, क्योंकि अगर रिफंड नहीं मिलेगा तो हमारा जो हमने मान लो 100 रुपीज कहीं पे लगाए हैं तो हमारे 100 रुपीज वेस्ट नहीं चले जाएंगे। तो फाइनेंस मैनेजर ये बहुत ध्यान रखता है कि फंड को रेज करने के बाद हम फंड को ऐसी जगह लगाएं जहां से हमें कुछ ना कुछ रिसीव हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट प्लानिंग। जब हमें प्रॉफिट्स अर्न होने लगते हैं, उन प्रॉफिट्स को हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना कि जैसे घर में भी होता है, जॉब हम लोगों ने कर ली, पहली सैलरी आई और हम लोगों ने सोचा अरे पहली सैलरी आएगी तो हम पहले मोबाइल लेंगे, कपड़े लेंगे, ये लेना है वो लेना है। तो हमने जितना जो हमारे अर्निंग हुई है उसमें हम लोगों ने अभी और चीजें निकाली नहीं। जैसे हमें एक महीना अभी अपनी नेक्स्ट मंथ के बाद हमें सैलरी मिलेगी, तो हमें नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई हम कन्वेंस हमारे पास है या नहीं है, या हमारे पास पॉकेट मनी है कि नहीं है, तो हम लोग उतने पैसे निकाल के तब हम लोग को खर्च करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं, तो बाद में हम लोगों को मांगने पड़ते हैं, मम्मी दे दो, पापा दे दो। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें फाइनेंस मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर जो जो भी प्रॉफिट अर्न होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ एनी business organization. Profit arises due to many factors such as pricing, industry competition, state of the economy, mechanism of demand and supply, cost and output. A healthy mix of variables and fixed factors of production can lead to an increase in the profitability of firm. ठीक, अब हम अगर अच्छे से प्लान नहीं कर रहे हैं
तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। तो हम अपने प्रॉफिट को अर्न कहाँ से करें, और हमेशा कोशिश करी जाती है कि अपना एक सोर्स नहीं रखा जाता है, कई सारे सोर्सेज बनाए जाते हैं, जिससे हमें अगर एक सोर्स से कम अर्न हुआ है या नहीं मिल पाया है, या तो हम अच्छे से उसको प्लान कर पाए, हम कुछ सेव भी रख पाए और अपने फ्यूचर के लिए भी रख पाए, ठीक है, और बाकी हमारी जो खर्चे हैं वो भी निकल आए। हमें इन सब चीजों का असेसमेंट अच्छी तरीके करना होता है। लास्ट है अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हम लोग समझ लेते हैं, कैपिटल मार्केट हम लोग बोलते हैं जहाँ पे शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है। और इनके कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। होती मतलब लगभग एक ही है, लेकिन जब पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है, इशू करती है, तो वो जब भी इशू करेगी तो बोलेंगे प्राइमरी मार्केट में इशू हुआ है, जब पहली बार करते हैं। और जब वो शेयर्स फ्लोट करते रहते हैं, यानी एक ने खरीदे, फिर दूसरे ने खरीदे, फिर उसने बेचे, फिर उसने बेचे, तो वो सारा का सारा पार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट का। ठीक। तो एक फाइनेंस मैनेजर को उस कैपिटल मार्केट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चल पाएगा। हाँ, और ये फाइनेंस जो कैपिटल मार्केट है, ये रन कराने के लिए सेबी रन कराती है। सेबी के अंडर में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज यहाँ कानपुर में ही है, ग्रीन पार्क के पास में। ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए, अब हालांकि स्टॉक एक्सचेंज का काम थोड़ा सा हल्का भी हो गया, क्योंकि अब ऑनलाइन होने लगी है ट्रेडिंग। लोग डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो आसान हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है या सरप्लस होता है, उसे इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, जैसे अभी जितनी भी हम लोगों ने बात करी थी ना, डिस्कशन किया था कि जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो अभी बेनिफिटेड हैं, बेनिफिट्स अर्न हो रहे हैं वहां से। ठीक। तो उनकी बात करी जा रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करना, या ऑयल में तो इन्वेस्ट करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना हमेशा ही फायदेमंद रहते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फाइनेंस मैनेजर को नहीं है, तो इन्वेस्ट करा ही नहीं पाएगा और हमें अच्छे रिफंड नहीं मिल पाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने चारों चीजों की बात कर ली, रेजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रॉफिट प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट्स। ये चार मेजर रोल हैं, और इनके अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके अंदर इसके सब पार्ट्स भी आते हैं बहुत सारे, जो फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अ, ये तो हम लोगों ने बात करी, अपने ट्रेडिशनल व्यू थे, ट्रेडिशनली हमें कैसे कैसे काम करना होता है, कैसी चीजें होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में कैसे एक फाइनेंस मैनेजर को कोप अप करना है, एक फाइनेंस मैनेजर अपने अच्छी तरीके से काम कैसे कर सकता है इस 21st सेंचुरी में। क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी इतनी नई नई चीजें आ गई हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो कैसे काम करेगा। तो इसमें आप देख रहे हो ना, 3 पॉइंट से पहला दिया हुआ है, बी अवेयर ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। सेकंड लिखा हुआ है, बी प्रिडिक्टिव बट विद राइट कंट्रोल्स। थर्ड वाला आप देख रहे हो, बी एन इनोवेटिव चैंपियन। तो फर्स्ट देख रहे हो ना, बी अवेयर ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फाइनेंस, आजकल हम लोग एक टर्म सुन रहे हैं कि डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो अगर हम अभी 21st सेंचुरी में हैं, अभी हम ये सब चीजें देख रहे हैं, और हमें अगर डिजिटल करेंसी, डीमैट्स अकाउंट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर नहीं नॉलेज है, तो हम क्या कर पाएंगे, हमें लॉसेस भी हो सकते हैं, या हम प्रिवेसी अपनी लीक कर सकते हैं, गलती से कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। और आजकल आपने देखा होगा ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, जिससे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो हमसे जुड़े रहे, हमारे कस्टमर हमसे जुड़े रहे। तो जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे अपग्रेड होना पड़ता है, उसे अपनी जो भी एबिलिटीज होती है उन्हें एनहांस करना पड़ता है और ट्रेंड करना पड़ता है अपने आप को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया ना, कोलैबोरेट, ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर हमारा बार बार, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बार बार हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर वो हमें लग रहा है कि उनकी चॉइसेस चेंज हो रही है, तो हम वापस से उनकी तरफ जाएंगे और उनको दोबारा से कुछ अट्रैक्टिव चीजें देंगे, जिसको हमारी कंपनी दोबारा से आ जाए।
सेकंड है बी प्रिडिक्टिव बट विद राइट कंट्रोल। जैसे होता है ना कि हम अपने फ्यूचर को लेकर और आगे की चीजों को लेकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्शन के साथ प्रिडिक्शन तो करें, लेकिन उस प्रिडिक्शन को स्ट्रक्चर्ड वे में करें। जो भी हमने सोचा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमारे लिए कंट्रोल के बाहर है। हमें नहीं मालूम आगे टेक्नोलॉजी कैसी चेंज होने वाली है, टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेड्स आने वाले हैं, कौन से नए रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे, तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी अगर उसमें चीजें आती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑब्वियसली जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो हमारे पास तो पहले का कोई डेटा होता नहीं है प्रिडिक्शंस को करने के लिए। वो हमारा ही कंपनी का डेटा होता है, भाई हमने पहले ऐसा किया, मार्केट में ये कंडीशन थी। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने। फिर है ऑडिट ऑफ बोर्ड्स एंड द बैक एंड डेटा। बोर्ड्स की यहाँ पे जो बात करी जा रही है, ये बेसिकली बात करी जा रही है जो ऑटोमेटेड यानी खुद से जनरेटेड जो हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं या चीजें आ जाती हैं, डेटा आ जाता है, उसकी बात करी जा रही है। तो उसके लिए ऑडिटिंग करना उस तरह की चीजों के लिए, या जो हमारे पास और डेटा है उसके लिए ऑडिट करना और डिसीजंस लेना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी कस्टोडियन। आजकल के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर रहा होगा जिसके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, या जिसके कॉल आई होगी जिनको, और उनसे बोला गया होगा कि आप अपना फंड यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और या ऐसा कुछ फेसबुक में भी बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आया है कि हमें कोविड में जरूरत है और प्लीज हमें इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। या टेलीफोन्स आए होंगे कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी आप हमें सेंड कर दो। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन के साथ हमें अपने डिसीजन कंट्रोल वे में रखने हैं। लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, बी एन इनोवेटिव चैंपियन। जैसे क्रिएटिव होना चाहिए। हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं ना, एक मैनेजर को क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या करती है, हमें आगे आने वाली चीजों के लिए प्रिपेयर भी करती है। और हर बार जब हम पुरानी चीजों में होता है ना कि इंडल्ज होके जब हमें पुरानी चीजें अच्छे से आ जाती हैं, तो हम उनको करने का तरीका ढूंढते हैं, इजीएस्ट वे में काम करने का तरीका ढूंढते हैं। तो वो हमें कैसे आएगा? ठीक, तो हमें इनोवेटिव रहना चाहिए अपने आइडियाज की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फोर्ज राइट अलाइंस, जो सही तरीके हैं हमें उनका उनके ऊपर ही चलना चाहिए। जो होता है ना, कहते हैं प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें उनको बेस बना के ही काम करना चाहिए। क्रिएट एम्प्लॉय कस्टमर एंड वेंडर एफिशिएंसीज। हमारे पास एम्प्लॉयज अच्छे हैं कि हमारे पास कस्टमर अच्छे हैं, या हमारी कौन सी चीज की यूएसपी बेटर है, हमें उसको एनहांस करना चाहिए। फोस्टर इनोवेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल बेसिस पे और एक्सटर्नल बेसिस पे भी हमें कुछ नए नए आइडियाज जनरेट कराने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत आपने देखा होगा सुना होगा कि कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स। उससे क्या होता है, नई नई चीजें निकल के आती हैं, जो एक फाइनेंस मैनेजर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने बात करी, ये बात करी है 21st सेंचुरी इमर्जिंग फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। एक फाइनेंस मैनेजर और क्या क्या चीजों में डील कर सकता है। अ, और ये हम लोगों ने पढ़े क्लास। एनीवन, किसी को कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ सकते हो। इन रोल्स में से किसी में किसी को कोई भी चीज अगर पूछनी हो, वैसे इतना आज का टॉपिक तो इतना कुछ टफ नहीं रहा, रोल्स की बात करी गई। बस ये एक लास्ट वाला जो है ना, 21st सेंचुरी वाला, आपको जब भी पूछा जाए ना, आप ये जरूर मेंशन करना 21st सेंचुरी में क्या फाइनेंस मैनेजर के रोल होते हैं। ठीक है क्लास, किसी को कुछ और पूछना है? क्लास, No, ma'am. ओके ओके ओके। तो हम लोग अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू ओके मैम। क्लास। मैम आप अटेंडेंस सब के लोग, लिए वैसे हाँ हाँ, आप सब लोग आपने अपनी चैट, कुछ मेंशन किया? हाँ हाँ,
यस बोलो उत्कर्ष। मैम आपने वो गूगल क्लासरूम में मेंशन किया था कि वो अटेंडेंस मतलब हाँ हम आप लोग अटेंडेंस अच्छा एक मिनट रुको, हम आपको दिखा देते हैं। हम ये कह रहे थे कि आप सब अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए, तो वो सेव हो जाएगी। अभी हम आपको इसमें प्रेजेंट भी कर देते हैं।